हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उन सब की हृदय से आभारी हूँ। और मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी बने हुए हैं, तो मैं उन सबको भी बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का होना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि गुरु जी के दिखाए राह पर चलकर ही हम अच्छी दिशा में पहुंच सकते हैं, अच्छे मार्ग तक पहुंच सकते हैं। और मैंने तो दीक्षा नहीं ली, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे दीक्षा देने के लिए मना कर दिया था। कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने हस्बैंड को लेकर के आओगी तो तब तुमको दीक्षा देंगे। तो फिर उसके बाद से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हाँ, वैसे मैं यदि सोचूं तो मैं जब 4-5 साल की थी तभी मेरा दीक्षा पूरी हो चुकी थी, क्योंकि आज का ही दिन था गुरु पूर्णिमा का। तो उस समय मैं 4-5 साल की थी और हमारे जबलपुर में ही सत्संग हो रहा था। तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है, तो मैं उस रूम में चली गई और वहाँ पर गुरुजी दीक्षा दे रहे थे। और एक चौकी पर काफ़ी सारी मालाएं रखी हुई थी और वहाँ पर सभी भक्त बैठे हुए थे। तो मैंने भी एक माला उठाई और मैं भी वहाँ जा कर के चुपचाप से बैठ गई। और वो जितने भी भक्त थे उनकी तरह ही मैं भी माला जपने लगी। तो फिर एक भक्त आए तो उन्होंने मेरे हाथ से माला ली और माला ले करके और मुझे फिर बाहर भेज दिया। फिर मेरे पेरेंट्स से बोला कि आपकी ये बेटी इतनी छोटी है तो आपने इसको कैसे यहाँ पर आने दिया। तो उन्होंने मुझसे नहीं कहा था ना, मुझे मालूम था कि कैसे मैं वहाँ पहुँची हूँ। तो जो हमारे गुरुजी हैं वो यशपाल जी महाराज थे, तो उनका काफ़ी साल पहले देहावसान हो चुका है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि जिसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं मालूम होता है और हम पर एलिगेशन लग जाता है। और वो एलिगेशन हम पर इस तरह का लगता है कि हम कितना भी चाहें तो वो एलिगेशन हमसे हट नहीं सकता है। तो मैं यहाँ समाज की बात पहले करूँगी, क्योंकि समाज के द्वारा जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है या एलिगेशन लगाया जाता है, तो ये जो समाज है इसका जो सज़ा है वो तो अदालत से भी ज़्यादा ही कठिन है। क्योंकि हम अदालत में तो कार्यवाही करके केस चल के किसी तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो समाज की अदालत होती है ना, आप कितने बेगुनाह हैं और सारी ज़िंदगी आपकी बेगुनाही साबित करने में निकल जाए, फिर भी आपने यदि कोई आपके ऊपर गुनाह का इल्ज़ाम लग गया है तो समाज में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो इल्ज़ाम आपके ऊपर ही लगा रहेगा। और इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कि किसी घटना को अंजाम दिया जाता है। हमको नहीं मालूम होता है कि यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ वारदात होने वाली है। और जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो वारदात हो जाती है और जो अपराधी होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और जो इनोसेंट होते हैं वो वहाँ पर ही रह जाते हैं। तो उसी समय जब फिर पुलिस आती है तो फिर जो इनोसेंट व्यक्ति रहते हैं, जिनको नहीं मालूम कि यहाँ क्या गुनाह हुआ, कि अंजाम दिया गया है, तो उन्हें ही पकड़ करके ले जाती है। तो मैं इसी तरह के 2 इनोसेंट क्लाइंट के बारे में बता रही हूँ। काफ़ी साल पहले की बात है, 32-33 साल पहले की बात है। तो 2 व्यक्ति थे, तो कहीं पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और वो व्यक्ति कहीं से निकल कर के जा रहे थे और वो वहाँ पर ही खड़े हो गए कि मालूम नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जब वो वहाँ पर खड़े हो गए तो वहाँ पर 5-7 लड़कों को बहुत ज़्यादा ही निर्ममता से मारा गया। उनकी जो बाइक है वो भी जला दी गई और बहुत ज़्यादा ही उनको मारा गया। तो फिर जो अपराधी थे वो तो सब वहाँ से भाग करके चले गए। और जैसे ही पुलिस आई तो 5-7 लड़के थे जिन्होंने कि कोई अपराध भी नहीं किया था, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो वहाँ पर ही खड़े हो गए थे। तो पुलिस उनको पकड़ करके ले गई। तो उसमें से तो जो 2-3 इनोसेंट व्यक्ति थे उनको तो पुलिस ने शायद जमानत हो गई, या फिर वो जो अपराधी थे उनके साथ मिले हुए थे तो उनको तो छोड़ दिया। लेकिन जो 2 व्यक्ति थे तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। और जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनकी 20-21 साल उम्र थी दोनों लड़कों की, और दोनों का ही कैरियर एकदम चौपट हो गया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया।
और उनके जो फैमिली वाले हैं बहुत एक के फैमिली वाले तो पैसों में से थे, लेकिन जो दूसरा लड़का था उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो उन्होंने कई जगह से उधार लिया, कई जगह से ब्याज भी लिया और फिर वकील किया। तो इस तरह से उनका केस चलता रहा। लेकिन उस केस में ना कोई भी जो कहते हैं ना कि पावर वो नहीं था, क्योंकि जो वकील थे वो ना तो लेबोरियस थे और ना ही इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और वो जो व्यक्ति थे जिनके ऊपर केस चल रहा था, प्रतिवादी, उनको पता नहीं था कि ये वकील हमारे किस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तारीख पर जाते थे और उनसे पैसे लिए जाते थे और उन्हें इमोशनल तो बहुत सपोर्ट किया जाता था कि नहीं, आपका केस ख़त्म हो जाएगा और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह से केस चलता रहा। केस चलते चलते तो जब उनकी जमानत का टाइम आ गया, तो जब उनकी फाइल आई तो उनको ही सज़ा सुना दी गई, क्योंकि जो वकील थे उन्होंने इस तरह से तैयारी कर रखी थी कि वो जो सारा केस था वो उनके अपोजिट जा रहा था और जो वादी थे उनकी तरफ ही जा रहा था सारा केस। तो उनको सज़ा, काफ़ी दिन तक वो जेल में भी रहे, फिर बेल पर छूट गए। लेकिन फिर उनके ऊपर केस चलता रहा, तारीखें लगती रही और वो दोनों जाते रहे। और फिर सज़ा का समय आ गया। सज़ा का समय ऐसा आया कि उन्हें, क्योंकि जो घटना थी वो हत्या से मिलती जुलती थी, तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान था। तो जब सज़ा का टाइम आया तो वो मेरे हस्बैंड के क्लाइंट थे। मेरे हस्बैंड के क्लाइंट होने के साथ साथ ही दोनों मेरे भाई की तरह थे, क्योंकि उनके बच्चे मुझे हुआ बोलते थे और फैमिली की तरह मेरे घर पर रहते थे। तो मैं उन्हें एकदम अपने सगे भाई की तरह ही मानती थी। और जब सज़ा का प्रावधान आया तो मुझे लगने लगा कि जो इनके बच्चे मुझे बुआ बोलते हैं और इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। और जो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जो पहले के जो वकील थे उन्होंने सारा केस बिगाड़ करके रख दिया था। तो जो मेरे हस्बैंड ने मेहनत की तो वो तो 1-2 साल की मेहनत थी। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है तो उनके पास में केस भेजा था। लेकिन यदि केस आपका एकदम सही चल रहा हो, वकील टैलेंटेड हो, तो वो केस ख़त्म हो सकता है। लेकिन जब आपके ऑपोजिट में ही सारे बयान हो जाएंगे तो फिर तो आप केस हार जाएंगे और फिर आपको सज़ा भी मिलेगी। कि लेकिन जहाँ कोई निर्दोष है, हमें पता है कि वो निर्दोष है, उसकी फैमिली वालों को भी पता है। और दोनों में से एक लड़का जो गरीब था, इसकी तो फैमिली पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती चली गई, क्योंकि उसकी एक सिस्टर भी थी। तो इस वजह से सिस्टर की वजह से भी शादी में और भी कई बातों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जब सज़ा का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सज़ा का तो प्रावधान था ही, क्योंकि ये तो साबित हो चुका था क्योंकि दोनों ने कोई गुनाह तो किया है। तो क्योंकि एक बात मैं और यह कहना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि जो वादी है, यदि वादी के पास आप जा कर के कुछ व्यवहारिक तरह से, कुछ थोड़ा सा झुक करके नम्रता से यदि कहें कि आप यदि चाहें तो केस को ख़त्म कर दें, हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है कि अब हम सज़ा भी नहीं काट सकते, हमारी सारी फैमिली वैसे बहुत कष्टों में जा चुकी। तो आप इस तरह से यदि इमोशनल सपोर्ट चाहें तो 1% हो सकता है कि जो वादी है वो केस वापस ले ले। तो यदि फिर भी केस वापस ना लें, तो इसमें भी यही था कि केस वापस नहीं लिया था और जो वो प्रतिवादी थे वो भी नहीं गए थे उनके पास, जबकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप जा कर के एक बार बात कर लें, क्योंकि जो वादी थे तो वो भी एडवोकेट ही थे, एमपी में एडवोकेट थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो, कहते हैं ना कि अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी जो होती है वो भी बहुत सारा उजाला ला सकती है, बहुत सारी उम्मीद दिखा सकती है। तो वो जो दोनों भाई थे, उनकी जो बेटी थी, दोनों की एक बेटी थी और एक की दूसरी बेटी थी। तो मैंने कहा कि दया याचना के लिए एक याचिका डाली जाए, क्योंकि केस ट्रांसफ़र होकर के इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चला गया था। तो मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से याचिका में आप लिख दो कि दोनों की बेटियां हैं
और यदि इनको सज़ा हो जाती है तो ये तो आर्थिक रूप से पहले ही इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और फिर जो बेटियां हैं यदि कहीं बाहर निकलेंगी तो इनसे कहा जाएगा कि इनके फादर तो जेल में हैं, और जो है उनके बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाएगी, और उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी, और आर्थिक दृष्टि से वैसे ही वो परिवार बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो जो उसकी वाइफ थी उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। तो मैंने कहा कि आप बेटियों को लेकर इस तरह की याचिका दायर करो, तो अब मालूम नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने वो जो एडवोकेट थे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मिलकर के इसी तरह की याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दी, और जब कुछ दिनों बाद जमानत हो गई मेरे भाइयों की और दोनों बाइज्जत बरी हो गए। तो इस तरह से यदि वकील मेहनती हो, थोड़ा सा हम सोचें कि क्या कर सकते हैं हम इस केस में, जितने भी वकील हैं, क्योंकि जो भी वकील केस लड़ते हैं उनके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हमेशा ये सोच करके उनका केस लड़ना चाहिए कि हम जीतेंगे कैसे इस केस को, क्योंकि ये तो हार जीत की लड़ाई होती है और हर कोई जीतना चाहता है। और यदि आपका क्लाइंट इनोसेंट है और यदि वो बता रहा है कि आपको नहीं मेरा कोई गुनाह नहीं और उसने अपना बेगुनाही साबित भी कर दी, तो आप इस तरह से फाइल तैयार करें, इस तरह की कोशिश करें कि जो आपका क्लाइंट है वो बेगुनाह साबित हो जाए।